वर्ष पहली बार हम इंसानों को रियलिटी में गैलेक्सी के अलग अलग प्लैनेट से रेडियो मैसेज आए थे और ये सिग्नल शायद से एलियन के हो सकते हैं। इन्हीं सारी बातों का पता लगाने के लिए एक एस्ट्रोनॉट अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर स्पेस में मिशन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इसे रास्ते में किन रहस्यमय चीजों का सामना करना पड़ा था इस बारे में तो जल्द से जल्द पता ही करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें रॉजर नाम का एक एस्ट्रोनॉट दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ मैरी और अपनी पूरी फैमिली के साथ मजे कर रहा था। तभी अचानक से रॉजर को नासा से एक कॉल आता है जो रॉजर को बता रहे थे कि उनके पास अब एक स्पेस मिशन है जिसमें कि वो लिटरली रॉजर को लीड कराना चाहते हैं। रॉजर और उसकी वाइफ मैरी ये खबर सुनकर एकदम खुश हो गए थे क्योंकि रॉजर सालों से एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कर रहा था और इसका सपना था कि वो अंतरिक्ष की गहराइयों में जाए और अब इतने सालों बाद शायद से रॉजर का सपना पूरा होने आया था। अगले दिन रॉजर नासा के हेड्स के सामने बैठा हुआ होता है जो रॉजर को बता रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द एक स्पेस मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। दरअसल नासा के हेडक्वार्टर वालों को कुछ ही टाइम पहले स्पेस के अलग अलग प्लैनेट से रेडियो मैसेज आए थे। भले ही ये मैसेज इंक्रिप्टेड थे पर नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये तो पता लगा लिया था कि ये सारे मैसेजेस आर्टिफिशियल हैं, यानी कि इन मैसेजेस को किसी न किसी ने भेजा है। इसका डायरेक्टली इशारा हो सकता है एलियंस की तरफ। और अब इन्हीं सारी बातों का पता लगाने के लिए नासा वाले रॉजर को इस मिशन पर भेजना चाहते थे। अब रॉजर को इस मिशन के बारे में सारी डिटेल्स दी जाती हैं। उसे बताया जा रहा था कि ये सारे सिग्नल गैलेक्सी के 3 अलग अलग प्लैनेट से आ रहे हैं, पहला टाइटन, दूसरा नेपच्यून और तीसरा आइरिस। यानी कि रॉजर को इस मिशन पर उन तीनों प्लैनेट पर जाकर चेक करना पड़ेगा। रॉजर को इस मिशन में लगभग 10 साल लग जाएंगे। साथ ही साथ वो सब रॉजर को एक डार्क सीक्रेट बताते हैं कि ये पूरा मिशन वन वे होगा, यानी कि जब रॉजर तीनों प्लैनेट्स तक पहुंच जाएगा तब अर्थ पर वापस आना पॉसिबल नहीं है। अब नेल्सन नाम का एक मैनेजर रॉजर को बता रहा था कि ये सेम मिशन चाइना वाले भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कैसे भी करके नासा से पहले ये डिस्कवरी करनी होगी। रॉजर इस मिशन की इम्पोर्टेंस के बारे में तो समझ गया था, लेकिन वो कहीं न कहीं सोचता रहता है कि इस मिशन पर जाने के बाद वो अपनी वाइफ और बाकी फैमिली वालों से कभी मिल नहीं पाएगा। पर रॉजर को ये मिशन कंप्लीट करना था और ये उसका बचपन से सपना था, इसीलिए रॉजर नासा के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अपने घर पर आने के बाद जब रॉजर ने मैरी को सारी बातें बताई तब मैरी थोड़ी सी मायूस हो गई थी, पर रॉजर ने ये नहीं बताया था कि ये मिशन वन वे होने वाला है, यानी कि वो कभी अर्थ पर लौटेगा ही नहीं। रॉजर के एकदम शांति से समझाने के बाद मैरी उसकी बात मान जाती है। मैरी ने रॉजर से कहा कि वो उसका एंड तक वेट करेगी और अब सभी फैमिली वालों से आखिरी बार मिलने के बाद रॉजर 10 साल के लिए अपने मिशन पर निकल गया था। अपने स्पेसशिप में पहुंचने के बाद रॉजर एक छोटे से कैप्सूल में चले गया था जिसके अंदर वो आने वाले 18 महीनों तक बंद रहेगा। दरअसल ये कैप्सूल इसीलिए बनाई गई थी कि इतने लंबे टाइम में रॉजर की बॉडी पर जरा भी इफेक्ट न पड़े और उसके खाने पीने की भी बचत हो। अब पूरे 18 महीने बीत जाते हैं। जब रॉजर इतने टाइम बाद कैप्सूल से बाहर निकलता है तब वो एकदम से अजीब फील कर रहा था। रॉजर तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो कैसे भी करके अपनी हिम्मत जुटाता है और सारी चीजें एक्टिवेट करता है। उनके पूरे स्पेसशिप को एक एडवांस एआई कंट्रोल कर रही थी और अब वो एआई रॉजर को बता रही थी कि उसके मेल बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आए हैं। रॉजर की कॉन्शियसनेस जब थोड़ी सी स्टेबल होती है तब वो उन सारे मैसेजेस को देखने लगा था जिसके अंदर नासा के बहुत सारे मैसेजेस के साथ साथ उसकी वाइफ मैरी का भी एक मैसेज था जिसमें कि वो रॉजर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी। मैरी रॉजर से उसका फेवरेट गेम चेस खेलने के लिए भी कहती है, लेकिन रॉजर ये गेम खेलता भी कैसे। रॉजर की चाल चलने के बाद मैरी के अगले मैसेज को आने के लिए 10 दिनों का समय लगता था और इतने टाइम में तो कोई चेस खत्म ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब रॉजर नासा के बाकी मैसेजेस को देखता रहता है जिसमें कि रॉजर को पता चला कि चाइना वालों ने अपना ये मिशन कुछ साल के लिए स्टॉप कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपना एक स्पेसक्राफ्ट टाइटन की तरफ रवाना कर दिया था जो अभी भी लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। यानी कि अब रॉजर को अपना मिशन जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो चाइना उन प्लैनेट्स पर पहले पहुंचकर सारी डिस्कवरीज का क्रेडिट खुद ले लेगी। इसीलिए अब रॉजर लगातार टाइटन प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगता है। अब कई दिनों के सफर के बाद रॉजर टाइटन प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंच गया था जहां पर नासा वालों को सबसे पहला सिग्नल मिला था। इसीलिए अब रॉजर टाइटन प्लैनेट पर लैंड करने की तैयारी करने लगता है। रॉजर ने अपने पूरे स्पेसशिप को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया था और अब रॉजर की स्पेसशिप पूरे 6 घंटे बाद यहाँ से रवाना हो जाएगी, यानी कि रॉजर को कैसे भी करके 6 घंटे में वापस लौटना पड़ेगा। अब थोड़ी ही देर बाद रॉजर टाइटन प्लैनेट के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर जमीन एकदम सॉलिड थी पर उस जगह पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है। रॉजर ने तो वहाँ पर पहुँचते ही अपने काम का सारा सामान निकाल लिया था और अब वो उस
ट्रांसमीटर को ढूंढने लगता है जिसने कि अर्थ पर सिग्नल भेजा था। रॉजर लगातार उस ट्रांसमीटर को ढूंढते हुए मीथेन गैसेस के एक घनी परत के पास पहुंच गया था। तभी रॉजर को उसके एआई सिस्टम में से एक मैसेज आता है जिसने कि रॉजर को इन्फॉर्म कर दिया था कि उसकी तरफ एक बहुत ही तगड़ा तूफान बढ़ रहा है। लेकिन अब तो रॉजर उस ट्रांसमीटर के बहुत ही करीब था, इसीलिए वो तूफान के बारे में सोचना बंद करके आगे बढ़ने लगता है। और अब फाइनली रॉजर ने उस ट्रांसमीटर को ढूंढ लिया था जो कि एक छोटे से सर्कल शेप का होता है। रॉजर ने उस ट्रांसमीटर को उठाकर अपने पास रख लिया था, पर तभी रॉजर की तरफ एक बहुत ही बड़ा तूफान आने लगता है। ये देखकर रॉजर लगातार अपनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगा था। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद वो अपने स्पेसशिप में आ भी जाता है, लेकिन अब स्पेसशिप का एआई इंजन स्टार्ट करने के लिए मना कर रहा था क्योंकि तूफान के आने से वहाँ पर बहुत सारी फ्लेमेबल गैसेस फैल गई थी और इंजन चालू करने पर वहाँ पर एक धमाका भी हो सकता था। इसीलिए अब रॉजर अपने स्पेसशिप को बंद करके तूफान जाने का वेट करता है और अब कुछ ही देर बाद वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन अब रॉजर उस छोटे से ट्रांसमीटर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक रहता है क्योंकि टाइटन प्लैनेट पर इस तरीके का ट्रांसमीटर होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसीलिए अब अपनी क्यूरियोसिटी के लिए रॉजर नासा के बनाए गए प्रोटोकॉल को तोड़ देता है और उस छोटे से ट्रांसमीटर को अपने हाथों से छूता है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। रॉजर ने जैसे ही उस छोटे से सर्कल को टच किया तभी उसके सामने कुछ ही सेकेंड्स के लिए अजीब से विजन्स आए थे और अब झटका लगने की वजह से वो सर्कल नीचे गिर गया था। ये सारी चीजें रॉजर कुछ भी समझ नहीं पाता और अब वो उस छोटे से ट्रांसमीटर को लेकर वापस अपने स्पेसशिप की तरफ निकल पड़ता है। अपने मेन स्पेसक्राफ्ट में पहुंचने के बाद रॉजर नेल्सन को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। नासा की पूरी कमेटी इस बात से खुश होती है कि रॉजर ने बिना कोई प्रोटोकॉल तोड़े पहला ट्रांसमीटर ढूंढ निकाला था। लेकिन रॉजर उन्हें निराश होकर बताता है कि वो एक प्रोटोकॉल पहले ही तोड़ चुका है। रॉजर ने तो उस छोटे से ट्रांसमीटर को अपने हाथों से छू लिया था। लेकिन अब रॉजर भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता और अब नासा के सारे हेड मेंबर्स रॉजर को उसके नए प्लैनेट की तरफ जाने के लिए कहते हैं जो कि था नेपच्यून। रॉजर ने अपने स्पेसशिप को नेपच्यून प्लैनेट की तरफ मोड़ दिया था। अब कुछ दिन बीतने के बाद रॉजर की हालत कुछ खराब होने लगी थी। साथ ही साथ नेल्सन ने उसे एक बात बताई कि चाइना वाले भले ही इस मिशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हैकर्स की टीम की मदद से नासा के सिस्टम को हैक करके इस मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है और इस हैकिंग का इफेक्ट रॉजर के स्पेसशिप पर भी पड़ेगा। इसीलिए अब रॉजर इस बात के लिए केयरफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ रॉजर की हालत पता नहीं क्यों खराब होती जा रही थी। साथ ही साथ रॉजर को कुछ अजीब तरीके के विजन दिखाई देते हैं। ये विजन्स अंतरिक्ष की एकदम गहराई की थी। रॉजर ये तो समझ गया था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो उस छोटे से ट्रांसमीटर को छूने की वजह से है। इसीलिए अब रॉजर ये डिसाइड करता है कि वो उस ट्रांसमीटर को छुएगा ही नहीं। कई दिनों के सफर के बाद रॉजर नेपच्यून प्लैनेट के एक मून पर पहुंच गया था, जिसके लैंड पर उतरकर वो दूसरे ट्रांसमीटर को ढूंढने लगता है। वहाँ की पूरी जगह एकदम पथरीले इलाके से बनी थी। अब रॉजर उस प्लैनेट के ऊपर दूसरे ट्रांसमीटर को ढूंढने लगता है। रॉजर को दूसरे ट्रांसमीटर के सिग्नल काफी दूर से मिल रहे थे, इसीलिए अब रॉजर को ट्रांसमीटर हासिल करने के लिए पथरीले इलाकों से होकर गुजरना था। बहुत ज्यादा मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार रॉजर को दूसरा ट्रांसमीटर मिल ही जाता है। लेकिन अब रॉजर के पास अपने स्पेसशिप में लौटने के लिए सिर्फ 15 मिनट होते हैं और अगर 15 मिनट में रॉजर अपने स्पेसशिप में नहीं लौटा तब वो एआई जो स्पेसशिप को कंट्रोल कर रही थी वो उसे वापस अर्थ की तरफ मोड़ देगी। इसीलिए अब रॉजर तुरंत ही उस ट्रांसमीटर को लेकर स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन एक बार तो रॉजर के हाथ से वो ट्रांसमीटर नीचे गिर गया था, इसीलिए अब रॉजर फिर से उस ट्रांसमीटर को लेने के लिए नीचे आ गया था। रॉजर के पास अब टोटल 5 मिनट थे, इसीलिए वो तुरंत ही बिना रुके अपने स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है और अब रॉजर एकदम टाइम पर अपने स्पेसशिप में पहुंच गया था। वहाँ पर रॉजर ने नासा के सभी कमिटी मेंबर्स को दूसरे ट्रांसमीटर के बारे में बता दिया होता है। नासा के बाकी लोग इस बात से खुश थे क्योंकि चाइना के लोग इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए और अब इतिहास के पन्नों में नासा का नाम दर्ज रहेगा। कुछ घंटों बाद रॉजर को उसकी वाइफ मैरी का कॉल आता है, जिसे कि अब ये पता चल गया था कि रॉजर लौटकर कभी वापस नहीं आने वाला। इसीलिए अब मैरी एकदम दुखी होकर रॉजर से बात करने लग जाती है। रॉजर भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और अब इसके बाद रॉजर प्लैनेट से इकट्ठा की गई चीजों के बारे में रिसर्च करने लगता है। नेपच्यून प्लैनेट के उस मून की मिट्टी में रॉजर को थोड़े से अमीनो एसिड्स मिले थे और अब उसे मैक्रो लेवल तक एनालाइज करने के बाद रॉजर को एक बहुत ही गहरा सच पता चलता है। उन अमीनो एसिड को मिलाकर एक डीएनए का पैटर्न बन रहा था जो कि किसी तरीके के जिंदा प्राणी का है, यानी कि इस प्लैनेट पर एलियंस होने के चांसेस हो सकते हैं और ये सारी चीजें नासा के लिए बहुत बड़ी बात थी।
क्योंकि आज तक किसी ने भी एलियंस के होने का इतना बड़ा सबूत सभी के सामने नहीं रखा था। अब नासा के सीनियर्स रॉजर को ये समझा रहे थे कि कुछ भी हो जाए वो इन ट्रांसमीटर को अपने हाथों से टच ना करे, क्योंकि अभी उन ट्रांसमीटर के ऊपर रिसर्च करना बाकी था। और एक तरह से देखने जाए तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती थी। लेकिन हमारा रॉजर कहाँ मानने वाला था। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद रॉजर दोनों ट्रांसमीटर को सामने रखता है और दोनों को साथ में टच करता है, और अब रॉजर को वो सारे विजन जो पहले दिख रहे थे वो अब थोड़े से क्लियर दिखने लगते हैं। रॉजर के दिमाग में तो कुछ अजीब तरीके की चीजें चल रही थी, जैसे कि वो स्पेस के अंदर एकदम गहराई में जाते जा रहा है। अब कई दिन बीत जाने के बाद रॉजर तीसरे ट्रांसमीटर को कलेक्ट करने के लिए आयरिस प्लैनेट पर पहुंच गया था। उसने तो तीसरे ट्रांसमीटर को भी ढूंढ लिया होता है, लेकिन ये ट्रांसमीटर बाकी दोनों ट्रांसमीटर से काफी अलग था। उसके ऊपर कुछ सलाइवा जैसी चीज लगी हुई थी जो बहुत ही अजीब दिख रही थी। अब रॉजर उस आखिरी ट्रांसमीटर को लेकर अपने स्पेसशिप में आ गया था। इन सभी चीजों के साथ साथ रॉजर उन प्लैनेट्स के हवा और मिट्टी को एनालाइज कर रहा था, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन नासा को ट्रांसफर कर सके। लेकिन अब रॉजर के दिमाग में तब से ये बात घूम रही थी कि क्या होगा जब वो तीनों ट्रांसमीटर को एक साथ पकड़ ले, और अब वो नासा के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता और तीनों ट्रांसमीटर को सामने रखकर उन्हें एक साथ पकड़ लेता है। अब तो रॉजर के सामने वो सारे विजन्स एकदम से रुक गए थे, जैसे कि रॉजर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया हो। रॉजर को पता नहीं कुछ अलग टाइप के सिग्नल्स मिल रहे थे जो उसे डीप स्पेस की तरफ बुला रहे होते हैं। हालांकि रॉजर की मिशन में ये बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं था, पर रॉजर डिसाइड करता है कि वो उन सिग्नल को ढूंढते हुए उनके पीछे जाएगा। रॉजर ने तीनों ट्रांसमीटर अपने हाथ में ले लिए होते हैं, जिससे कि वो रेडियो एक्टिव सिग्नल्स को महसूस कर पा रहा था। लेकिन जब रॉजर ने उन सारे सिग्नल को डिकोड किया तब उसके अंदर एक अजीब तरीके का डीएनए बनता हुआ दिखाई देता है, और हो न हो ये सारे डीएनए जो रॉजर को मिले थे वो एलियंस के हो सकते हैं। इसीलिए अब रॉजर नासा के सीनियर से बात करता रहता है, जिसने कि उसने कहा कि वो इस मिशन को यहीं पर एंड नहीं करना चाहता, बल्कि वो एलियंस के भेजे गए सिग्नल की तरफ जाकर उनके बारे में पता लगाना चाहता है। इसीलिए अब रॉजर नासा के किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो ना करते हुए उन सारे सिग्नल की तरफ डीप स्पेस में निकल पड़ा था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल इस कहानी में अंतरिक्ष के उन भयानक रहस्यों को बताया गया है जो हम इंसान चाह कर भी नहीं पता कर सकते। और अगर अलग अलग प्लेनेट पर हमारे ही तरह एलियंस मौजूद हैं, तो वो भी हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करना चाहते होंगे। लेकिन इन सारी चीजों के सच होने के बहुत ही कम सबूत सामने आए हैं। आपको ये सारी बातें कितनी सच लगती हैं और कितनी झूठ कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरह की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी या।